तो आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है हजारों साल पीछे, ऋग्वेदिक काल में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन एक बड़ा सवाल सुलझाना है। क्या हम कह सकते हैं कि हजारों साल पहले भारत में एक तरह का लोकतंत्र मौजूद था? ये सवाल ही अपने आप में बहुत आकर्षक है ना? हाँ, क्योंकि जब हम राज्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नक्शा आता है, एक क्षेत्र। सही। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राज्य का मतलब क्षेत्र नहीं बल्कि जन था। मतलब लोग, कबीला। सत्ता जमीन से नहीं, लोगों से जुड़ी थी। ठीक है, तो अगर सत्ता लोगों से जुड़ी थी तो फिर उनका जो मुखिया था राजन, वो आज के राजा जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत उसे जनस्य गोपा कहते हैं। जनस्य गोपा यानी कबीले का रक्षक। हाँ, उसका मुख्य काम था कबीले की रक्षा करना और खासकर पशुधन की। तभी तो उस दौर में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी। गविष्ठी इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के केंद्र में क्या था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास आज के राजाओं जैसी असीमित ताकत नहीं थी। तो अगर उसके पास ना कोई स्थायी सेना थी, ना कोई नियमित टैक्स वसूलने का सिस्टम, तो फिर उसकी सत्ता का आधार क्या था? लोग क्यों मानते थे उसकी बात? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उसकी सत्ता का आधार था कबीले का भरोसा और उसकी अपनी सैन्य कुशलता। लोग उसे स्वेच्छा से बलि देते थे। बलि? हाँ, ये एक तरह का उपहार था, टैक्स नहीं। राजा अपने कबीले पर निर्भर था, कबीला राजा पर नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि यही बलि शब्द बाद में उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य टैक्स बन गया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि राजा की शक्ति कैसे धीरे धीरे बढ़ी। सही। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उस पर लगाम रखने के लिए पूरी की पूरी संस्थाएं थी। हाँ, और यहीं पर हमें उस दौर की राजनीतिक समझ की गहराई पता चलती है। कौन सी थी ये संस्थाएं? मुख्य रूप से 3 थीं। सबसे शक्तिशाली शायद समिति थी। समिति? हाँ, ये आम लोगों की सभा थी, है ना? हाँ, कबीले के आम लोगों की। और इसका सबसे बड़ा काम था राजा को चुनना या पद से हटाना। क्या बात है! मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ये जरूरी नहीं था? बिल्कुल जरूरी नहीं था। ये वंशानुगत शासन पर एक बहुत बड़ा अंकुश था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी 2 संस्थाएं? दूसरी थी सभा। स्रोत बताते हैं कि ये शायद चुने हुए मतलब वृद्ध और कुलीन लोगों की एक छोटी परिषद थी, जो राजा को सलाह देती होगी। हाँ, सलाह भी देती थी और न्याय का काम भी करती थी। और तीसरी? और फिर थी विदत। ये शायद सबसे पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद में इसका 122 बार जिक्र है। 122 बार? हाँ, और इतिहासकार उपेंद्र सिंह बताती हैं कि इसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। कमाल है। ये सिर्फ चर्चा का मंच नहीं था, युद्ध में लूटे गए माल के बंटवारे जैसे जरूरी आर्थिक फैसले भी यहीं होते थे। तो एक तरह से हजारों साल पहले भी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा सिस्टम मौजूद था। लेकिन क्या ये व्यवस्था उतनी ही आदर्श थी जितनी सुनने में लग रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये एक समतावादी ढांचा था, लेकिन आदर्श नहीं कह सकते। मतलब ये कि समय के साथ, खासकर ऋग्वेदिक काल के अंत तक, चीजें बदलने लगी थीं। कैसे? युद्धों में लगातार जीत से कुछ योद्धा और जो पुरोहित वर्ग थे वो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे और उनके पास संसाधन जमा होने लगे। तो ये बदलाव आया कैसे? कोई एक बड़ी घटना थी जिसने इस ढांचे को हिला दिया? हाँ, दसराज युद्ध यानी 10 राजाओं की लड़ाई एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस जैसे बड़े संघर्षों ने न सिर्फ सफल राजा की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया, बल्कि इसने एक नए पेशेवर योद्धा वर्ग को जन्म दिया। अच्छा। यहीं से आप कह सकती हैं क्षत्रिय वर्ग का विचार धीरे धीरे पनपने लगा और इस नई ताकत ने सीधे सीधे समिति के राजा चुनने के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समतावादी व्यवस्था थी जी, उसी के अंदर से गैर बराबरी के बीज फूटने लगे थे। बिल्कुल। तो फिर हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस आते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि ऋग्वैदिक राजनीति एक कबीलाई लोकतंत्र का एक अनोखा और शायद शुरुआती मॉडल थी। ये परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सभा और समिति जैसी संस्थाओं ने राजा को निरंकुश होने से रोकने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और इसने भविष्य के लिए एक नींव रखी, एक मजबूत नींव रखी भविष्य के भारतीय गणराज्यों और राजतंत्रों के लिए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
अगर हजारों साल पहले जवाबदेही, सामूहिक निर्णय और शासक के चुनाव का सिद्धांत मौजूद था, तो आज की हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक संरचनाओं में वे सिद्धांत किस तरह विकसित हुए हैं या कहीं खो गए हैं?